और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर पुलिस विभाग में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इंदौर, भोपाल के बाद अब ग्वालियर, जबलपुर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। बड़ा फैसला क्यों लिया गया? दरअसल आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के साथ ही अपराध भी, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। अपराधियों का नया नया तरीका वो अख्तियार कर रहे हैं अपराध के लिए, और इसी के चलते ग्वालियर और जबलपुर में भी इसकी मांग की जा रही थी। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कमिश्नर सिस्टम आखिर होता क्या है। देखिए, सीआरपीसी के अधिकार हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि क्या होता है कमिश्नर सिस्टम। बिल्कुल, लाइसेंस देने का अधिकार होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, इससे आपातकाल की स्थिति में निर्णय लिया जाएगा, धारा 144 लगाने या बल प्रयोग करने के ऑर्डर तत्काल लिए जा सकते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत। पुनीत, और इसके अलावा क्या है, एक और खासियत है पुलिस कमिश्नर सिस्टम की कि डीएम पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इसके पहले जो नॉर्मल सिस्टम हमारा है, सामान्य सिस्टम जो है, उसके तहत कलेक्टर के ऊपर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन इसमें डीएम पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। कानून व्यवस्था को इससे दुरुस्त किया जा सकेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के 2 शहर ऐसे हैं जहां पर कमिश्नर सिस्टम प्रणाली जो है वो पहले से लागू है, और इसमें इंदौर और भोपाल 2 आते हैं। अब 2 शहर इसमें और शामिल होने जा रहे हैं। सुबह बिल्कुल, तो देखिए, ये बात हुई कमिश्नर सिस्टम से क्या होगा इसकी। अब आपको बताते हैं कि इससे पुलिस को क्या फायदा होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिएगा, पुलिस बल में बढ़ोतरी होगी, पुलिस को बेहतर संसाधन इससे मिल सकेंगे। पुनीत, बिल्कुल, और संसाधन मिल सकेंगे। इसके अलावा महिला सेल की स्थापना भी इससे हो पाएगी, तो ये एक अच्छा पहलू है। महिला सुरक्षा के लिए एक अलग से टीम बनाई जाएगी। अपराध और अपराधियों पर नकेल इससे कसी जा सकेगी। हर महीने पुलिस की ट्रेनिंग और सेमिनार भी हो पाएंगे। मजिस्ट्रियल पावर पुलिस के पास ही होगा। कानून व्यवस्था पर फैसला लेने का अधिकार भी पुलिस के पास ही इसके जरिए पहुंच जाता है। बिल्कुल, तो देखिए, कमिश्नर सिस्टम पुलिस को अधिक पावरफुल बनाता है, अधिक शक्तियां देता है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का फैसला कमिश्नर अपने स्तर पर ले सकते हैं। इस व्यवस्था से पुलिस अफसरों को सिस्टम में सुधार और कार्रवाई में तेजी लाने में आसानी होगी। और आसानी नहीं होगी, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर मजिस्ट्रेट की भूमिका में भी आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था जो है वो एक ही हाथ में होती है, तो बहुत आसानी से कानून व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने में इससे मदद मिल पाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे में देरी होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा उमंग सिंघार ने, पुनीत आपको बताएंगे। बिल्कुल, उमंग सिंघार ने दरअसल सोशल मीडिया पर यह लिख डाला है कि क्या इसे कहते हैं डबल इंजन वाली सरकार, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार का जिक्र बार बार बीजेपी कहती है, तो इसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। और सीएम के चयन का फैसला 10 दिन में किया गया, यह भी सवाल उठाए कि इतना दिन लग गए। बिल्कुल, और मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में हुआ, यह भी सवाल उठाया उमंग सिंघार ने। और आगे वो कहते हैं कि अब विभागों के बंटवारे में देरी और खींचतान लगातार जारी है बीजेपी में। बिल्कुल, प्रदेश के मंत्रियों की बात कर ले तो विभागों का बंटवारा आखिर कब होगा, फिर से यह सवाल उन्होंने उठाया है और यह कहा है कि डबल इंजन की सरकार में दिल्ली का इंजन ही चलता दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल, आखिर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं दिया है क्या अभी, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारे फरमान दिल्ली दरबार से ही जारी हो रहे हैं, क्योंकि विलंब, पहले मुख्यमंत्री बनाने में विलंब, फिर मंत्रिमंडल बनाने में विलंब, अब विभागों के बंटवारे में भी देरी हो रही है। तो कांग्रेस को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर हावी होने पर। और कांग्रेस को केवल उमंग सिंघार ने नहीं, बल्कि कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जो हैं, उन्होंने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिख डाला है। क्या लिखा है इसमें? मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर यह लेटर है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर तो है ही, बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार भी किया। क्या कुछ कहा है नेताओं ने, सुनिए। विपक्ष है, मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करना हमारा नैतिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और आज की तारीख में जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार होने के बावजूद भी कोई विभागों का आवंटन नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश के सारे जिले अनाथों की तरह हैं। आज प्रभारी मंत्री के बिना जनता परेशान हो रही है, बीजेपी बोली लगवा रही है। ये बेचैनी कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी को कोई बेचैनी नहीं है। आराम से सब काम चल रहा है
अच्छा खासा बहुमत मिला है। प्रदेश अच्छा चल रहा है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। वो भी कह रहे सब दिल्ली से तय कर रहे हैं, भोपाल में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, विभाग तय करना, वही तय कर रहे हैं, वही करेंगे। तो सीएम का विशेषाधिकार है, ये बीजेपी कहती नजर आ रही, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल बन गया, टीम क्या होगी और कौन क्या संभालेगा ये नहीं तय हुआ। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा की शपथ पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। क्यों सवाल उठाएं और किसने उठाएं, बता रहे सुमित। बिल्कुल, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। मोहम्मद अकबर ऐसा कह रहे हैं और ऐसी शपथ कानून की दृष्टि में शून्य बता रहे हैं वो, क्योंकि अरुण साव और विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है और इसीलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके किए कार्य औचित्यहीन हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के सरकार में भी बने टीएस बाबा, लेकिन टीएस बाबा ने क्या शपथ ली थी इसका जिक्र भी वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोहम्मद अकबर की बात कर लें तो मोहम्मद अकबर के बयान पर बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान ने जो उनका हिसाब किया उसका वो ध्यान रखे। कवर्धा से लेकर रायपुर तक गुंडागर्दी करते थे, अब सबकी जांच होगी, उसकी चिंता पहले कर लें। पहले सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी, ऐसा उनका कहना। तो संविधान ने जो उनको हिसाब किताब किया पहले उसका ध्यान रखिए। जनता ही संविधान बनाती है। जिस प्रकार से पूरा अतताई मचाए हुए थे कवर्धा से लेकर रायपुर तक, अब सबकी जांच होगी। अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। तो इस मामले पर सियासत एक तरफ है, बीजेपी कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसके जानकार क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। संविधान एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए जरा। समय समय पर अपने हिसाब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते रहते हैं। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये सिर्फ और सिर्फ उनके रिमूवल का या उनको क्या सीट्स मिलेगी, क्या क्या पावर्स मिलेंगे, उसका जो डिसीजन है वो चीफ मिनिस्टर करता है। तो अगर हम संवैधानिक व्यवस्था देखें तो हाँ, संवैधानिक व्यवस्था तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम पारंपरिक रूप से देखें या लगातार जो चलती आ रही व्यवस्था है उसके मुताबिक देखें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं आवारा कुत्तों के आतंक की। आवारा कुत्तों का आतंक शहर शहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्वालियर की बात कर रहे हैं क्योंकि आवारा कुत्तों ने यहां पर ऐसा आतंक मचाया है कि आए दिन लोग जो हैं वो डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। अगर बात मंगलवार की करें तो एक दिन में यहां 500 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काट दिया। जिले के 3 अस्पतालों में कुत्ते के काटने के करीब 411 मरीज पहुंचे इलाज के लिए। और सबसे ज्यादा मामले की अगर बात की जाए तो मुरार से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुरार जिला अस्पताल में ही अकेले 213 मरीज एक दिन में पहुंचे। इसके अलावा न्यू जय आरोग्य अस्पताल में भी 128 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। हजीरा सिविल अस्पताल में करीब 70 मरीज पहुंचे हैं। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक करीब 77,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट दिया। देखिए आप कितना बड़ा आंकड़ा है। और इसी महीने की अगर बात कर ली जाए तो इस महीने में, दिसंबर के इस महीने में 10,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। आवारा कुत्तों से लोग खासे परेशान हैं और डर के साए में जी रहे हैं। आए दिन कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। सबसे ज्यादा डर बच्चों को लेकर बना हुआ है। उधर नगर निगम की ओर से कुत्तों को पकड़े जाने की बात कही जाती है, लेकिन इसका फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा क्योंकि लगातार डॉग बाइट्स के मामले अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, लेकिन नगर निगम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि आवारा कुत्तों का आतंक कैसा है कि एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। जिले के 3 अस्पतालों में ही 411 मरीज पहुंचे। मुरार जिला अस्पताल की बात करें तो 213 मरीज यहां पर पहुंचे। जय आरोग्य अस्पताल में 128 मरीज पहुंचे हैं। हजीरा सिविल अस्पताल में 70 मरीज पहुंचे हैं। इस साल 77,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। दिसंबर महीने में 10,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। और ग्वालियर शहर के हर गली मोहल्ले और चौराहे पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल ही जाएगा।
ये लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और यही वजह है कि लोग अब डरे सहमे हैं। संवाददाता सुशील कौशिक की रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। आलम यह है कि 24 घंटे के अंदर ही ग्वालियर जिले में 500 से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। ग्वालियर के 3 सरकारी अस्पतालों में 411 लोग कुत्तों के काटने का शिकार होकर रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंचे थे। अब तो हालत ये है कि ग्वालियर शहर में लोगों को गली मोहल्ले चौराहे पर निकलने से भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ कुत्तों का इस कदर आतंक है कि देखते ही कुत्ते हमला कर देते हैं। क्या स्थिति है ग्वालियर शहर में? बिल्कुल सुशील जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इससे पहले भी डॉग बाइट के कई सारे मामले आ चुके हैं। जब हमारे बच्चे जो है स्कूल ले जाते हैं तो उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। जब हम गाड़ी के लिए जाते हैं तो हमारे पीछे गाड़ी के पीछे वो दौड़ते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पर निगम प्रशासन जो है उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि निगम प्रशासन इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे और इन सारी बातों पर अंकुश लगाई जा सके। नगर निगम को ये काम पहली प्राथमिकता में करना चाहिए, लोगों की सिक्योरिटी कुत्तों से करना चाहिए उनको। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोग जो ग्वालियर जिले में कुत्तों का आतंक है उससे इतने परेशान हैं कि अब नगर निगम से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इन आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए उनके नसबंदी कराने के साथ ही उनका जो डॉग हाउस सेंटर है वो शुरू करना चाहिए। आक्रामक कुत्तों को यहाँ से दूर ले जाना चाहिए। इसके साथ ही लोगों के लिए भी अब एक संदेश है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े तादाद में जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अब सचेत रहने की ज़रूरत है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। चलिए बात होगी सर्दी के सदम की। उत्तर भारत सहित मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड जारी है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में घना कोहरा छाया हुआ है। 30 दिसंबर से मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम एक्टिव हो सकता है और इसकी वजह से 30 तारीख, 31 तारीख और 1 जनवरी, 30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी को बारिश की संभावना भी बन रही है। सर्दी के सितम की बात करें तो 6 शहरों की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि यहां पर क्या स्थिति बन रही है। 6 अलग अलग शहरों में देखिए कितना घना कोहरा, विजिबिलिटी कई जगहों पर तो शून्य के आसपास पहुंच गई। छतरपुर में देखिए कितनी ज्यादा यहां पर कोहरा नजर आ रहा है। मुरैना की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिंदगी की रफ्तार थम गई है। भिंड में भी देख सकते हैं कि नजर ही नहीं आ रहा है नजारे। दिन के सुबह के नजारे जो हैं वो रात के अंधेरे जैसे नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में भी अगर बात करें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। टीकमगढ़ और दतिया की भी तस्वीरें कमोबेश एक सरीखी नजर आ रही हैं। ग्वालियर रीवा संभाग में और ये खजुराहो छतरपुर में, और आने वाले दिनों में जो है कि 31 से थोड़ी रेन का चांसेस है नए साल के लिए। तो थोड़ी बहुत जो है चंबल और ग्वालियर डिवीजन में रेन होने के चांसेस हैं और ये सतना, नरसिंहपुर, जबलपुर में और सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में नए साल में रेन होने के चांसेस हैं। तो एक तरफ सर्दी के सितम जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई शहरों की हवा खराब है। बात ग्वालियर की करें तो यहां के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो दीनदयाल नगर की बात करें तो यहां पर AQI जो है 273 रहा है। सिटी सेंटर इलाके की बात करें तो यहां पर भी AQI 223 रहा। फूलबाग में AQI 322 दर्ज किया गया। बात उज्जैन की भी कर लेते हैं, यहां पर 257 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में भी हवा की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता है, बिगड़ी हुई है। TT नगर में 183 AQI, पर्यावरण परिसर का AQI है 203, ईदगाह हिल्स का AQI है 150। बात इंदौर की करें जो सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर है, यहाँ की हवा भी बिल्कुल खराब है पुनीत। हाँ, यहाँ की हवा भी खराब है। और छोटी ग्वालटोली की बात कर ली जाए तो यहाँ पर AQI जो है 259 दर्ज किया गया। मागुदा नगर का AQI जो है 258 रहा है। अब चलिए बात अब अगली खबर की करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मौसम की तो बात हो गई। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारी केंद्र के रडार पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है जिसमें IPS अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने सभी IPS अधिकारियों को पत्र लिखा है। देखिए रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के कई IPS अधिकारी केंद्र सरकार की रडार पर हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने सभी आईपीएस अधिकारियों को पत्र लिखा है और अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देने का आदेश दिया है। 31 जनवरी 2024 तक सभी आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आईपीएस अधिकारियों से संपत्ति की जानकारी मांगे जाने पर पुलिस मुख्यालय में भी हड़कंप है। हमने जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वह भी सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। उधर जानकारी मांगे जाने के बाद अब कई आईपीएस अधिकारियों में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिक संपत्ति मामले में कई आईपीएस अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 125 से अधिक आईपीएस अधिकारी हैं। इनमें से कई अधिकारी भ्रष्टाचार, महादेव सट्टा ऐप और आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सभी आईपीएस अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। 31 जनवरी तक सभी आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा शासन को देना होगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि कई आईपीएस अधिकारी आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किन पर कार्रवाई होती है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो एक तरफ ब्यौरा देने को कह दिया गया, उधर रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व मंत्री के बंगले में आग लगने की खबर आ रही है इस वक्त। ब्रेकिंग न्यूज, गुरु रुद्र के बंगले में आग लगी है। कंप्यूटर रूम में आग लगने की खबर सामने आई है। अलमारी में रखे दस्तावेज जल गए हैं। गंज थाना क्षेत्र स्थित बंगले में यह आग लगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर पूर्व मंत्री गुरु रुद्र के बंगले में आग लगी है। कंप्यूटर रूम में आग लगी और इस आग में दस्तावेज जल चुके हैं। गंज थाना क्षेत्र स्थित बंगले में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन इस आग में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी भीषण ये आग लगी और कितना ज्यादा यहां पर नुकसान हो गया। कंप्यूटर रूम में दस्तावेज जलकर खाक हो गए और पूरी तरह से जल गए। देखिए ऊपर छत का हिस्सा भी जो है वो भी जल गया। बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया गया। लेकिन ये रायपुर से तस्वीर जो है, अब कई सारे सवाल जो है इस मामले में अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे। पूर्व मंत्री हैं और यहां पर जो डेटा रखा हुआ था, कागजात रखे हुए थे, कंप्यूटर रूम था, उसमें आग लग जाना अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म दिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खंडवा की, जहां पर खंडवा अग्निकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी राजेश उर्फ राजा की गिरफ्तारी हुई। अवैध रूप से सिलेंडर रखने का इस पर आरोप है और कई सारी धाराओं में इस पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि खंडवा में कल भीषण हादसा पेश आया था, जहां पर गैस के सिलेंडर जो है अवैध रूप से भंडारित करके रखे गए थे और आग जब लगी तो इसमें आग लगने के बाद एक गैस सिलेंडर फटते चले गए और करीब 30 के आसपास गैस सिलेंडर फटे, ऐसी खबर सामने आई। और उसके बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। लेकिन आरोपी राजेश उर्फ राजा, जो इस मकान में ही रहता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया। हाथों में जरूर चोट आई है, हाथ झुलस गए। उसके भी परिवार के लोगों को भी चोट आई है। जब उससे पूछा गया कि यह अवैध भंडारण क्यों किया गया था, तो वो ये कहते नजर आया कि नुकसान तो मेरे परिवार का हुआ है, मेरे परिवार के लोगों को चोटें आई हैं। तो ये अब पुलिस जो है उसका मेडिकल कराने के लिए को लेकर पहुंची है। हाथ झुलसे हुए हैं लेकिन गिरफ्तारी कर ली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको खंडवा से बता रहे हैं। अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आरोपी की गिरफ्तारी आखिरकार कर ली गई। राजेश उर्फ राजा बताया जाता है इसका नाम। रिहायशी इलाके में इसका मकान और इस रिहायशी इलाके में अवैध रूप से इसने गैस सिलेंडर को भंडारित करके रखा था। 30 से ज्यादा गैस सिलेंडर यहां पर रखे गए थे। तो खंडवा के घासपुरा क्षेत्र के मकान में ये अग्निकांड हुआ था। ये कौन सी एजेंसी की टंकी आप सप्लाई करते थे? क्यों लोगों की जान, इतने सारे लोगों की जान को अपने सांसद में जान गई है, मेरे परिवार झुलसा है। चलो नहीं तो आपने लोगों को तो बड़ी वो करा ना, लोगों के जान से तो खिलवाड़ किया। ये कौन सी एजेंसी की टंकी आप सप्लाई करते थे? क्यों लोगों की जान, इतने सारे लोगों। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।